हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का जो मेरा ये वीडियो रहेगा, ये रीडिंग ओईटी रीडिंग पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में रहेगा। मैं जितना कोशिश हो सकता है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि ये जो भी मेरी वीडियो देखे उनको मैक्सिमम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो पहले मैं यहाँ पे पार्ट बी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो पार्ट बी में जैसे कि आप सबको पता है कि ओनली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6। तो हमारे इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ एक डिफरेंट आर्टिकल होता है। मीन्स लाइक एक आर्टिकल है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका अपना सेपरेट आर्टिकल है, सेकंड है तो उसका सेपरेट आर्टिकल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। सबका अपना अपना अलग अलग आर्टिकल रहेगा और आपको क्वेश्चन देखना है और आपको आंसर सर्च करना है उसका। तो इसमें हम लोग पार्ट बी में हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल है। मैक्सिमम सभी बताते हैं QTA, बट मैं यूज़ करती थी QTQA। Q मीन्स क्वेश्चन, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, T स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, देन A स्टैंड्स फॉर आंसर ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि पहले आप जब भी आप पार्ट बी को अटेंड करेंगे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जब भी आप पार्ट बी अटेंड करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और सबसे मेन थिंग आपको उस क्वेश्चन में ये समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। एक स्पेसिफिक लाइक कीवर्ड तो हम समझते ही हैं कि कीवर्ड के भी पे भी हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं सभी को आपको पहले भी मेरे पार्ट में भी मैंने बताया कि हम एक स्टोरी की तरह समझ के पढ़ेंगे तो हम लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं टेक्स्ट को। स्पेशली जो 4-5 ईयर्स हो गए हैं, 2-3 मोर देन 2 ईयर्स 3 ईयर्स हो गए हैं जिनको अभी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो दोबारा से अपनी स्टडी कर रहे हैं ओईटी, तो उनके लिए स्पेशली है कि वो उसको स्टोरी की तरह समझ के पढ़े, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा हो सके क्रिएट हो सके। क्योंकि हमारा जो पार्ट बी है और पार्ट सी है, ये आप तभी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो जब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल यानी कि रीडिंग की जो स्किल है वो मैक्सिमम आपकी डेवलप हो सके। कि जैसे आप टेक्स्ट को अगर पढ़ रहे हो, कुछ टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। आपकी हिंदी लैंग्वेज में सिंपली आप अंदर ही हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे कि आप एक बार ही पढ़े तो आपको पूरा ये स्टोरी या पूरा आर्टिकल ये समझ में आ जाए कि ये तो हमें पता होता है कि किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमें उसके जैसे एक एक वर्ड, क्योंकि ओईटी क्या है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपने एक स्टोरी खुद से माइंड से क्रिएट कर ली उससे नहीं चलेगा। आपका टेक्स्ट क्या कह रहा है, उस टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोरी है, वो वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। उसी के भी पे आपके आंसर आपको चूज करने होते हैं। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट पढ़ेंगे। QTQA मेथड हम फॉलो करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो या फिर पढ़ रहे हैं अभी, या फिर जिन्हें सिर्फ 1-2 साल पास आउट हुआ है, तो उन लोगों के लिए QTA मेथड इज ईजी। बट मैं फिर भी ये बोलूँगी कि हर कोई QTQA मेथड यूज़ करे, कि पहले क्वेश्चन को पढ़े, फिर आप टेक्स्ट पे जाएं, बहुत अच्छे से उस स्टोरी को समझें, उस आर्टिकल को समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद आप दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़े, ताकि आपको रिमाइंड हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। और दूसरी बात कि आप जब टेक्स्ट पढ़ते तो उस टाइम भी आपके माइंड में चलना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आप उसी के लिए ही आंसर सर्च कर रहे हैं। समझना आपने पूरा टेक्स्ट है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए उसी टाइम पढ़ते हुए कि मैं किसके लिए आंसर सर्च कर रहा हूँ। फिर आप टेक्स्ट जब कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ें। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आप आंसर ऑप्शंस पढ़ें। हमारे पार्ट सी में जो है टोटल ऑप्शन आंसर्स होते हैं 3। तो आप धीरे धीरे आप A B C ऐसे करके पढ़ते हुए जाएं। जब आप उन्हें पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग इसमें जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन कौन से कौन कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कि आपको मतलब जितना हो सकता है कि मतलब मैं आपको इजी करके बताऊंगी कि आप कैसे समझ पाए कि मैं किसको एलिमिनेट करूं। तो उससे पहले मैं मूव करने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि हम लोग जैसे कभी कभी क्या होता है कि 3 ऑप्शन है वो तीनों के तीनों टेक्स्ट में भी दिए होते हैं और तीनों हमारे ऑप्शंस में भी दिए होते हैं, और उसमें आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते उनको, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट एज इट इज़। तो उसमें आप कौन सा आंसर चूज करें। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी आपको कि वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अम्ब्रेला स्टेटमेंट, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि जो पहली इन्फॉर्मेशन आपकी उस टेक्स्ट में आई आप उसी को ही आंसर चूज करेंगे, बाकी रिमेनिंग तो आप चूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट होती है वो अम्ब्रेला स्टेटमेंट है। इट मीन्स
कि आगे जो आपको दो ऑप्शंस जो टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन किए गए हैं और हमारे आंसर ऑप्शंस में भी अगर वो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ना, वो उसको कवर अप कर रहा है। दैट्स वाई दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अम्ब्रेला स्टेटमेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैंने बात करने के लिए कहा था, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आप एलिमिनेशन में मेथड में भी आप किस किस ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट हम जो एलिमिनेट करेंगे उसमें हम लोग एब्सोल्यूट्स को ही एलिमिनेट करेंगे, बट इट वर्क्स ओनली इन 99%। it 1% at least, just make sure to at least go through that option at least once, but 99% chances are there that absolutes you can eliminate definitely. Then the second is, for example, if in part B there are two paragraphs, part B there are two paragraphs, small paragraphs, because you know that we get two or three small paragraphs, two lines, three lines we get. For example, if there are two paragraphs are mentioned there in text, and in answer option, if some, for example, if they took one keyword from first paragraph and the another statement or text or sentence or keyword or information is taken from second paragraph, मतलब कि अगर आपका आधा इंफॉर्मेशन फर्स्ट टेक्स्ट से लिया गया है, आधा इंफॉर्मेशन सेकंड टेक्स्ट से लिया गया है, या फिर ऐसा भी होता है कि आधा इंफॉर्मेशन आपका फर्स्ट से लिया गया है और एक कीवर्ड उठा के आपका सेकंड से उसमें डाल दिया गया है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। वो आपको लगता है कि प्रोबेबली बहुत सही सा आंसर लगता है, लेकिन आपको उसको एलिमिनेट करना है, उसको 100% आपको एलिमिनेट करना है। और कीवर्ड का इंफॉर्मेशन का प्लीज इन दोनों का ध्यान रखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक कीवर्ड आपका किसी दूसरे टेक्स्ट से उठा देंगे और एक इंफॉर्मेशन दूसरे टेक्स्ट से उठा देंगे, तो आपको उसको एलिमिनेट करना है। वो एक ही ऑप्शन के अंदर वो दोनों चीज़ों को मेंशन करके देंगे, तो आपको एलिमिनेट करना है। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूंगी और उसी टाइम मैं आपको स्ट्रेटेजी रिवाइज भी करवाऊंगी कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। फिर दूसरा मैं बताऊंगी आपको कि आप और किसको एलिमिनेट कर सकते हो, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शन दिया है आपका पार्ट बी में और वो ग्रामेटिकली एरर है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, या फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन दिया था वो कंप्लीट राइट था। आई थिंक आप अगर आप देखेंगे तो शायद वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट वाला आई थिंक टॉपिक था, मुझे इतना थोड़ा सा हल्का सा याद आ रहा है। तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मतलब दिया हुआ था, मतलब वो तीनों इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी हुई है, बट उसमें इनकम्प्लीट करके दिया इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट में वो दो तीन वर्ड और आगे बोलता है, लेकिन ऑप्शंस में क्या है वो जो आगे का ऑप्शन उसको नहीं देता है। तो अगर हाफ इंफॉर्मेशन मेंशन है, ग्रामेटिकली एरर है, तो आप उसको भी एलिमिनेट करेंगे। फिर उसके बाद आप फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लूरल फॉर्म में टेक्स्ट में जैसे प्लूरल फॉर्म में दिया है, ओके, ऑप्शंस में वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो आपको उसको भी एलिमिनेट करना है। क्योंकि हमें बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो पार्ट बी पार्ट सी जो हमारा जो हमारा एग्जाम है ना, वो आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए नहीं होता, मीन्स लाइक इंग्लिश चेक करने के लिए होता है, लेकिन ये एक तरीके से आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। एप्टीट्यूड मीन्स आपकी क्षमता चेक करने का, और ये आपका कंसंट्रेशन पावर चेक करने वाला एग्जाम होता है कि आपका एक बारी कंसंट्रेशन हटा तो मतलब आपका वहां पर ही ये समझे कि आपका ऑप्शंस खराब हुए, या क्वेश्चन मतलब आप समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपका एग्जाम खराब हो गया। तो प्लीज़ आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि ये कंसंट्रेशन का, ये आप एप्टीट्यूड का भी एक तरीके से टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे अपना एप्टीट्यूड भी दिखाना है। आपका कंसंट्रेशन बहुत बहुत कोशिश करना है कि आपका वहाँ पे डाइवर्ट ना हो, आपका कंसंट्रेशन अच्छा बना के रखें। फिर उसके बाद जैसे कि कोई पास्ट इंफॉर्मेशन दिया है टेक्स्ट में और ऑप्शंस में प्रेजेंट में दिया है, और यहाँ से भी जैसे चेंजेस हो जाते हैं कि ऑप्शंस में हो सकता है कैन में दिया हो, टेक्स्ट में कुड में दिया हो इंफॉर्मेशन। तो इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पास्ट प्रेजेंट फॉर्म्स भी आपको चेक करनी पड़ेंगी, कि अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन है कि टेक्स्ट तो पूरा सेम ही कह रहा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन थोड़ा सा काल को चेंज कर रहा है, टाइम टाइम फ्रीक्वेंसी जैसे हम बोलते हैं उसको चेंज कर रहा है, तो वो भी आपको एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन, कि टेक्स्ट में हो सकता है वो कुछ और कह रहा है और
ऑप्शंस में वो उसका बिल्कुल अपोजिट इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, तो वो तो डेफिनेटली आपको एलिमिनेट करना है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड में हम किस किस को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग मैं आपको जब एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी का एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी, जितना हो सकेगा। मतलब मैं अपनी जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो उसके रिगार्डिंग एक एक वीडियो में जरूर बना के डालूंगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। फिर उसके बाद हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी। पार्ट सी मेन थिंग इज कि पार्ट बी में क्या था कि 6 क्वेश्चन थे, तो 6 का डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल था, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी थी। पार्ट सी में क्या है कि सिर्फ 2 ही आर्टिकल आएंगे, C1 और C2 में, और ये कंप्लीट एक 200 और मोर देन 200 समथिंग वर्ड्स का ही कंप्लीट आर्टिकल रहेगा। उसी में से आपको 8 के 8 क्वेश्चंस चूज करने हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि फर्स्ट टाइप का हमारा समझेंगे हम जिस्ट टाइप क्वेश्चन, जिस्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन। जिस्ट मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, या मीन्स फॉर एग्जांपल मैं एनीमिया का कोई एग्जांपल लेती हूँ। तो एनीमिया ओवरऑल क्या है, आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, या फिर उसका कुछ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स समथिंग इन ब्लड हो जाता है। तो वो आपको जिस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, और वो ज़्यादातर किससे होता है, हमारा जो जिस्ट का आएगा। ओवरऑल आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, सबसे मेन तो ये है हमारा टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें चाहे बी है या सी है। तो उसमें क्या होता है, एक टॉपिक बेस्ड होता है, जिसमें फर्स्ट लाइन में वो एक्सप्लेन करता है कि वो किसके बारे में बात करने जा रहा है। फिर उसके बाद आपका एग्जाम्पल के साथ वो एक्सप्लेन करता है, वो फर्स्ट लाइन को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और जैसे आगे मतलब आप टेक्स्ट को समझते जाएंगे, फिर थर्ड लास्टली वो क्या है, कंक्लूजन देता है उसका, कि ये टोटल ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है उस टेक्स्ट के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि लास्ट कंक्लूजन होता है, वहाँ से ही आंसर होता है। या फिर आपका कोई कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, हाउएवर, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, समथिंग इस तरीके को कुछ अगर आपको वर्ड दिखता है, देन डेफिनेटली इट मीन्स कि आपका वहाँ उसके आगे से ही आंसर मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वहां से आएगा आपका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आएगा कि जिस्ट बेस्ड का मतलब है कि आपकी ओवरऑल पूरे कंप्लीट पैराग्राफ जो आपने पढ़ा, उसको सुन के, उसको देख के आपको क्या समझ में आया। तो ओवरऑल आपको अंडरस्टैंड क्या हुआ उस टेक्स्ट को पढ़ के, उसके बिहाफ पे आपको इंटरप्रेट करना है आपका आंसर को। तो दैट इज जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड है फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड का मतलब है कि कोई स्टेटिस्टिकल आपको इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर कोई ईयर दे दिया 2005 लाइक दैट, और या फिर कोई कांस्टेंट वर्ड्स टाइप का आप क्वेश्चन कह सकते हैं, कोई डाटा मेंशन किया हुआ होता है, कोई रिसर्च का बेस्ड का क्वेश्चन होता है, तो उसके भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है फैक्ट बेस्ड। फिर थर्ड टाइप का आता है ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन का मतलब है कि मैंने ये एग्जाम देना या पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि क्या, तो मतलब जैसे मैं मेरी फ्रेंड से सुनती थी ना कि राइटर का एटीट्यूड समझना हमें, तो समझती थी इसमें एटीट्यूड कैसे समझ में आएगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, आप बिलीव करेंगे कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है ना, तो आपको समझ में आता है कि राइटर किस फॉर्म में आपका जा रहा है, कि वो पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी किसी में वर्ड यूज होता है सरप्राइजिंगली। तो सरप्राइजिंगली क्या है कि जब एक दो टेक्स्ट आप पढ़ेंगे ना, मतलब जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें दिखेगा कि सरप्राइजिंगली का मतलब हमारी नॉर्मल फॉर्म में क्या है, कि सडनली ऐसे हो गया। तो वो एक ओपिनियन दिखाता है कि वो उसका पॉजिटिव में गया एटीट्यूड, या सरप्राइज किस फॉर्म में गया। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल टेक्स्ट को पढ़ेंगे ना पूरा अच्छे से, फर्स्ट वर्ड से लेके एंड वर्ड तक उस टेक्स्ट का, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है। तो वहाँ से आपको जो राइटर का है ओपिनियन समझ में आएगा, कि ओपिनियन मतलब उसका टोटल ओवरऑल ओपिनियन क्या है, कि वो न्यूट्रल की तरीके से उसने बात किया है, या फिर उसका पॉजिटिव वे था कि हाँ उसने इस रिसर्च को अच्छे से पॉजिटिवली लिया है। जैसे एक प्लेसेबो का है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि प्लेसेबो वाला जो हमारा टॉपिक रहे हैं, उसमें काफ़ी ये रहा है, मतलब उसमें बहुत डाउटफुल रहे हैं लोग। तो उसमें आपको समझ में आता है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड या ओवरऑल ओपिनियन क्या है राइटर का। तो उस टाइप के टॉपिक्स में आपको समझ में आएगा कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ टाइप आता है रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। रेफरेंस का मतलब है कि आपके दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मतलब आप जब आपका पार्ट सी आता है ना, तो C1 और C2, तो उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जिसमें 2 लेक्सिकल वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं और 2 आपके रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है इट और दे, इट, दे, दिस, लाइक इस तरीके का कोई वर्ड आता है तो वो रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है।
उससे आपको ये पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। इट मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है इस टेक्स्ट में, वो इस तरीके से पूछेगा आपको क्वेश्चन कि ये इट जो क्वेश्चन वो इस पैराग्राफ में इट किसके लिए यूज किया गया है, ये किसको रेफर करता है। दे जो इसमें मैंने यूज किया है इस टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट नंबर भी बताएगा राइटर आपको कि 5th पैराग्राफ में, 6th पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ में दे वर्ड है वो किसके लिए रेफर किया गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको समझ में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर मैं आगे जब एक्सप्लेन अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाती जाऊंगी एग्जांपल के साथ, तो आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो आप कैसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लेक्सिकल वर्ड या वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैंने बताया उसमें क्या हो, ओवरऑल एक मुहावरे की तरह भी आप कह सकते हो। मुहावरा मतलब जैसे कि क्लाउड ऑन द नाइन और समथिंग लाइक इस तरीके से आपको फॉर्म, इस तरीके से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि वो आपसे पूछेगा कि टेक्स्ट में ओवरऑल, जैसे मैंने बताया ना कि सारा अंडरस्टैंडिंग का ही खेल है, तो उसमें आपको ये पढ़ के समझ में आएगा। मतलब वो टेक्स्ट जब ओवरऑल आप वहाँ का आसपास का इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना उस वर्ड के आसपास में, फर्स्ट 2 लाइन्स या लास्ट की 2 लाइन्स, तो वहां से आपको ये समझ में आएगा कि वो ओवरऑल क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि राइटर क्या फील कर रहा है। लेक्सिकल वर्ड या वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा, उसको इंटरप्रेट करके आपको उस 4 ऑप्शन में से, यानी कि पार्ट सी में जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो वोकेबलरी यूज हुई है ये किस वे से यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है ये वोकैब। तो उम्मीद आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया हो, लेकिन फिर भी अगर अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बनाऊंगी विद एग्जांपल्स पार्ट बी एंड पार्ट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक ऑन पार्ट बी, देन आई विल एक्सप्लेन ऑन द पार्ट सी। तो उम्मीद है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।